हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। आपका स्वागत है एग्जामोस्फेयर में। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे सारी सीरीज जो हमारी चल रही हैं। एक दो ज़रूरी बातें आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल पे, वो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। ये है एग्जामोस्फेयर BA ग्रेजुएशन के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ये दोनों सीरीज कंप्लीट हैं। प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके देख सकते हैं, आराम से फॉलो करो, ठीक है। बैक टू बैक नोट्स बनाओ। दो कोर्स अभी पैरेलल में चल रहे हैं, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। और जो आज हम जो अपना कवर करने वाले हैं वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का यूनिट 2 का आपका सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेकंड पार्ट डायरेक्टली मत देखना, पहले फर्स्ट देखना फिर सेकंड देखना, क्योंकि वो कंटिन्यू ही है ना। बैक टू बैक है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जब वीडियो देखते हो तो एक लाइक भी कर दिया करो यार, ठीक है। दूसरी बात, शेयर कर देना अपने सारे जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, क्लास के ग्रुप हैं, वहाँ पर। एंड सब्सक्राइब कर देना। 5000 का टारगेट है हमारा, मुझे पता है तुम पहुँचा दोगे, इसलिए मेरे को 10 बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो फेथ है मुझे मेरे स्टूडेंट्स पे और अपनी मेहनत पे भी, वैसे है ना। बाकी ये जो DU के रेगुलर स्टूडेंट हैं आपके, NC वेब वाले, SOL वाले, ठीक है, एंड इग्नू, सबके लिए इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड जो आपकी बाहर की यूनिवर्सिटियाँ आउट ऑफ दिल्ली वाली, वो भी इसको फॉलो अप कर सकती हैं, बिकॉज आप सिलेबस अगर मैच करेंगे ना, डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें सिमिलर नज़र आएंगी ऑलमोस्ट, ओके। एक बार सिलेबस देख के फिर आप शुरू कर सकते हो। बाकी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में ये आपका सब्जेक्ट का नेम है। इसमें हम बेसिकली सेकेंड यूनिट, स्टेट फॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, मतलब राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण देखेंगे, ठीक है। रियासतों का एकीकरण, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। देखो एक बात, जो पहले वाला था पार्ट, उसमें हमने क्या कवर किया था, हमने आपके केस स्टडीज करी थी ना, हैदराबाद की, जूनागढ़ की, कश्मीर की, ठीक है। हमने देखा था किस तरीके से उनका इंटीग्रेशन हुआ। अब आप इसमें भी देखोगे कि किस तरीके से स्टेट्स का लैंग्वेज के बिहाफ पर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है ना, क्योंकि शुरू में था नहीं, डिमांड चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। देखो संवैधानिक प्रावधान कुछ तो हुए होंगे ना नए राज्यों के गठन करने के लिए। जो हमारे फ्रेमर है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम। ये हम सबको पता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पावर सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास है, ठीक है। हमने अपनी जो पावर है वो पूरी डिसेंट्रलाइज की हुई है, मतलब अलग अलग लेवल पे है। सेंटर में है, उसके बाद स्टेट में, उसके बाद लोकल है, ठीक है। आप ये वाली चीज को आइडिया लगा सकते हो, ओके। देखो एक चीज और है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे ना, तो इंडिया को मेंशन किया गया है, इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट इन आर्टिकल 1 पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप पार्ट 1 में देखेंगे, पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में देखोगे तो वहां यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, मतलब भारत राज्यों का संघ है, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो आपके स्टेट हैं उसने मिलकर क्या बनाया है, एक इंडिया को बनाया है, ठीक है। आर्टिकल 2 में अगर आप देखोगे, पार्लियामेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रावधान दिया हुआ है ना, बाय लॉ एंटर इनटू यूनियन ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। वो कह रहे हैं कि मतलब विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा आप क्या कर सकते हो, न्यू स्टेट को बना सकते हो, पर वो ये कि जो भी आपके रूल रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने हैं एज इट इज। आर्टिकल 3 में अगर आप देखोगे ना, पार्लियामेंट ऑफ लॉ की बात हो रही है, ओके। इसमें ना क्या नाम है, आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट बाय लॉ दे रखा है, मतलब कानून द्वारा, संसद का, मतलब एक तरीके से, वैसे इसकी ट्रांसलेशन उल्टी हो गई है ना, संसद के द्वारा जो आपके लॉ हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ क्या है, क्रिएट अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग इट्स टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, एक राज्य में से ही अलग कर सकते हो दूसरा स्टेट। मतलब ये अगर स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसमें से ही एक और स्टेट को निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दो स्टेट अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप इनको कंबाइन कर दो, ठीक है। सारी ही कंडीशन इसमें लिखी हुई है आर्टिकल 3 में, कि आप सेपरेट भी कर सकते हो, आप कंबाइन भी कर सकते हो दो या दो से ज्यादा स्टेट को, और अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, और बाय मर्जिंग अ स्टेट एरिया विद अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, मतलब नया राज्य भी बना सकते हो, विलय भी कर सकते हो राज्यों का, मतलब मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा द एरिया ऑफ स्टेट विल बी लार्जर, मतलब एक राज्य का क्षेत्रफल बड़ा होगा, मतलब भाई जो बड़ा होगा उसमें से आप मतलब पार्टीशन कर पाओगे ना इजीली, ठीक है। रिड्यूस कर पाओगे उसी में से आप चीजों को। चेंज द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, मतलब ये सारी की सारी चीजें आपको आर्टिकल 3 के तहत करने का राइट है आपको, मतलब आपको और मुझे नहीं, एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए, ठीक है। बाउंड्री आप चेंज कर सकते हो जरूरत के हिसाब से।
इसके अलावा आप स्टेट का नेम भी चेंज कर सकते हो, बट एक चीज और का ध्यान रखना कि इट इज नॉट ईजी, ठीक है। मतलब इतना आसान नहीं है कि आप स्टेट का नेम चेंज कर दोगे, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बहुत अच्छे खासे कहते हैं ना रिजिडिटी वाले प्रोसेस हैं, सो वो फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट सच एज यूनाइटेड स्टेट एंड फॉर द रीजन नो स्टेट कैन सीड फ्रॉम द यूनियन और चेंज इट्स टेरिटरी एज लेड डाउन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑन इट्स ओन फ्री विल। वो ये कह रहे हैं कि देखो अगर आप मतलब इंडिया की कंडीशन देखोगे ना, इंडिया का जो संघ है मतलब भारतीय जो संघ है, आप अगर उसको देखोगे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, ठीक है, तो हमारा ना कोई परिणाम नहीं है। मतलब अमेरिका कैसे बना था, बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेट हैं उनमें आपस में एग्रीमेंट हुए हैं ना, उनमें समझौते हुए वो फिर अमेरिका बने, राइट। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पर सीधा सीधा मतलब जो हमारे स्टेट हैं हम सब मतलब एक कहते हैं ना संघों का समूह है, मतलब हमारा सब कुछ एज इट इज। आप देखोगे राज्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से संविधान की पहली अनुसूची में निर्धारित संघ से अलग नहीं हो सकते। मतलब अगर कोई स्टेट ये कहे कि भाई मैं इंडिया का पार्ट नहीं रहना चाहता, तो क्या आप इंडिया को अलाउ कर दो, वो उस पर्टिकुलर स्टेट को अलाउ कर दोगे कि ठीक है आप नहीं रहना चाहते इंडिया का पार्ट, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप इंडिया से बाहर हो जाओ? नहीं, ऐसा अलाउ नहीं करते हम बिल्कुल भी, ठीक है। सो कोई स्टेट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, ठीक है, या अपने क्षेत्र को बदल सकता है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। मतलब पूरा आपको प्रोसेस फॉलो करना है। आप इंडिया का पार्ट हो तो आप इंडिया का पार्ट ही बने रहोगे। पार्लियामेंट इज द सोल इफेक्टिव फोर्स इन द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और एक और चीज है भाई, ये सारी चीजें जैसे लॉ बन रहा है या कोई प्रोसेस फॉलो हो रहा है, हो किसके थ्रू रहा है तो पार्लियामेंट ही ना आपकी मेजरली, जिसके थ्रू ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। स्टेट के पास राइट है कि वो बोल सकते हैं अगर उनको जरूरत महसूस हो रही है कि भाई हमें अपनी टेरिटरी चेंज करनी है या आपको इंक्लूजन करना है, सेपरेशन करना है अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, तो आप ये सारी डिमांड्स रख सकते हो। आर्टिकल 3 के अंतर्गत टू प्रोटेक्ट दिस राइट अ सर्कुलर क्लॉज हैज बीन प्लेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा आपका सर्कुलर है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा आप देखोगे फॉर दिस पर्पस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखो एक बात और है कि अगर आपको स्टेट से रिलेटेड कोई भी काम करना है, चाहे आपको उसकी टेरिटरी को घटाना बढ़ाना है, चाहे आप उसका साइज को घटाना बढ़ाना है, 2 स्टेट को मिलाकर एक बनाना है या एक में से ही 2 बनाने हैं, ठीक है, कुछ भी काम करना है, कोई भी रिकमेंडेशन करना है, ये बिना रिकमेंडेशन के, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के, मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के इसको इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, ठीक है। आर्टिकल 4 में अगर आप देखोगे क्लियरली लिखा हुआ है क्या, द लॉ मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट और एसेशन of new state under article 2 and 3 changes its name, territory, boundary of existing state shall not be considered as amendment to the constitution अंडर आर्टिकल 368। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको संविधान में कोई संशोधन करना है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है, सो आर्टिकल 368 को आप यूज करते हो, ठीक है। और ये वाली बात सही है कि वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि जो आपने आर्टिकल 2 और 3 में डिटेल्स दे रखी है ना, ठीक है, आप उसको ना 368 के साथ संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये सेपरेट चलेगा प्रोसेस। दैट इज दे कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल मेजोरिटी को यूज करना पड़ेगा विदाउट अ 2/3 मेजोरिटी और स्पेशल प्रोसीजर लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। मतलब अदर आपके रूल रेगुलेशन के लिए क्या होता है, कोई कानून बनाना है सो 2/3 मांग लेते हैं मेजोरिटी, ठीक है, स्पेशल प्रोसेस होता है, बट यहाँ पर सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही काम चल जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट कैन चेंज द फेस ऑफ इंडिया विदाउट रिसोर्टिंग द कम्बरसम प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो कह रहे हैं कि देखो ये बात सही है कि जो आपकी संसद है, ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि उसमें जो आपका पूरा प्रोसेस है ना ये अमेंडमेंट वाला, ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसका सहारा लिए बिना विदाउट मतलब इट सपोर्ट आप क्या कर सकते हो, भारत की जो आपकी शेप है या कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे आप विद इन टेरिटरी, मतलब अपने अंदर, ऐसा नहीं देश के बाहर नहीं, ऐसा नहीं देश का नक्शा ही बदल दोगे ना, अंदर की बात हो रही है स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सो आप ये वाली चीज कर सकते हो। इसके अलावा मतलब आर्टिकल अगर हम 3 में देखें, सो कहते हैं ना कि ये 1935 में जो आपका एक्ट था उसमें आपके 2 क्लॉज थे, 290, ठीक है, एंड 290 क्या एक ही क्लॉज था 290 का एक्ट 1935 में, ऑन द बेसिस ऑफ विच ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज एम्पावर्ड टू चेंज द बाउंड्री ऑफ द प्रोविजन। मतलब जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसको ये राइट था कि वो क्या कर सकती है, हमारी बाउंड्री के प्रोविजन में चेंजेस कर सकती है। समझ रहे हो आप बात को? सो कहने का मतलब ये हुआ, और ये राइट ब्रिटिशर्स को कैसे था या ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ये 1935 के एक्ट में लिखा है। ओके, दिस प्रोविजन अपीयर्स सिमिलर टू द चैप्टर 6 ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसी ही बातें आपके ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, मतलब उसके चैप्टर 6 में भी लिखी हुई हैं, ठीक है।
BN राव इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। राव ने क्या बात कही थी, ठीक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है इन्होंने। आप बताओगे कि किस पोस्ट पे थे BN राव, ठीक है, नहीं पता तो गूगल करके बताना भले ही, बट कमेंट्स में बताना कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बेसिकली क्या पोस्ट थी इनकी, ठीक है। सो राव इंक्लूडेड सिमिलर प्रोविजन इन क्लॉज 290, मतलब ये 290 जो ये ब्रिटिशर्स वाला चल रहा था, इन्होंने भी वही इंक्लूड किया ऑफिस मेमोयर सबमिटेड इन 1947, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अपना वो जो पूरा कहते हैं ना कि 1947 में, क्योंकि अपन ने बहुत सारी चीजें 35 के एक्ट से भी उठाई हैं, ठीक है। सो इन्होंने भी चीज उठाई और इस चीज का बहुत ध्यान रखा कि इंडिया में जो संघीय संविधान है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो उससे रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं। सो राव व्यू करते थे was accepted by the Federal Constitution Committee with the support of a joint subcommittee of the Federal and Provincial Constitution Committee, also known as Linguistic Province Subcommittee। देखो अगर ऐसे पढ़ के बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसको साफ शब्दों में बताती हूँ, बहुत नॉर्मल। क्या कि अगर कोई आपको काम करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने सीधा सीधा बोल दिया और काम हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर कमेटी बैठती है बैठ के, ठीक है, और कमेटी के साथ साथ क्या होता है, उनका पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो किया जाता है, उसके ऊपर बिल्कुल डीप स्टडी की जाती है, ठीक है। तो सेम यही सारी आपकी मतलब जो स्टडीज हैं, राव के जो व्यू हैं वो एक्सेप्ट हुए इन सारी कमिटीज के थ्रू, ठीक है। इसको फाइनली आप क्या बोलते हो, लिंग्विस्टिक प्रोविंस सब कमिटी भी बोलते हो, ओके। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा at that time parliament was required to seek the consent of the legislature of the respective state for the formation of a new province or a change in the boundary। वो कह रहे हैं ये वो टाइम था जिस टाइम में कहते हैं ना कि आपकी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसको ये था कि कंसेंट चाहिए होता था लेजिस्लेचर का, कि अगर आपको किसी भी स्टेट के फॉर्मेशन करनी है नहीं, या फिर उसकी बाउंड्रीज में चेंज करना है, तो विदाउट कंसेंट, है ना, मतलब बिना सहमति के मतलब पॉसिबल नहीं था। तो सहमति लेने की आवश्यकता बहुत होती थी उस टाइम पे, ठीक है। और आपको पता है राव के ही सजेशन पे मतलब ये डिसाइड हुआ क्या कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो आपको उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से सिफारिश करानी होगी। मतलब वो बिल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो पार्लियामेंट में, ठीक है। ओनली द ओपिनियन ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी टेकन। एक बात और है कि केवल मतलब जो रिलेटेड प्रोविंशियल आपकी वो होगी ना, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांतीय विधानसभा, है ना, उसकी ही राय ली जानी चाहिए। मतलब आप सबके नहीं ले सकते, पर्टिकुलर जिससे रिलेटेड है उसकी। इन दिस वे कॉन्स्टिट्यूशन हाउस ऑल्सो ग्रांटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट द अथॉरिटी ऑफ फॉर्म, रीनेम, रीड्रॉ द बाउंड्री ऑफ न्यू स्टेट्स। अब इससे एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई ना कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो नया भी फॉर्म कर सकती है, रीनेम कर सकती है, ठीक है, और मतलब अगर उसको रीड्रॉ करनी है वो बाउंड्रीज, तो वो सारी चीजें कर सकती है, ठीक है। कौन, पार्लियामेंट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब एक और बात है कि हम ये फॉर्मेशन तो करने की बात तो कर रहे हैं कि नया स्टेट, पर ये होते किस भी आप पर है। ऐसा क्या हो जाता है कि नए स्टेट की एकदम से डिमांड होने लग जाती है। सो ये है लैंग्वेज, मतलब भाषा के आधार पर, ठीक है। देखो इंडिया एक मल्टी लिंगुअल कंट्री, हमें पता है बहुभाषी देश है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप 2011 की जनगणना देखोगे ना, सेंसस, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा 600 लैंग्वेजेस काउंट की गई थी उस टाइम पे, ठीक है। और अब चल रहा है तुम्हारा 2024, अब तुम लगा लो कि कितनी लैंग्वेज हमने और देखी होंगी या फिर फाइंड आउट की होंगी, ठीक है। लैंग्वेज विच इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद आइडेंटिटी, ठीक है, बट ऑल्सो द नेम ऑफ डिफरेंट रीजन इज लैंग्वेज बेस्ड। देखो एक बात है कि ऐसा नहीं कि खाली लैंग्वेज से आप अपनी पहचान बता सकते हो, कि अगर आपने थोड़ी सी खड़ी बोली बोली तो सब समझ जाएंगे हाँ भाई ये तो हरियाणा से है, ठीक है, या फिर आपने भोजपुरी बोली सब समझ जाएंगे तो बिहार से है। ये तो है ही कि आपकी आइडेंटिटी है, पर इसके अलावा और क्या है कि देखो आपका जो क्षेत्र है वो भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना आप, जबकि आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट रीजन, विभिन्न क्षेत्र के नाम से भी आपकी लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रही है आपको। इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि बहुत सारे ऐसे रीजन थे जो डिमांड कर रहे थे किस चीज के लिए, कि हाँ भाई हमें हमारे लैंग्वेज के बिहाफ पर क्या कर दो, स्टेट बना देना हमारा, ठीक है। और ये बहुत नेचुरल सी डिमांड थी कि लैंग्वेज के बिहाफ पर स्टेट बनाने वाले, क्योंकि सबको ये था ना कि हमारा सेम ही कल्चर रहे, सेम ही लैंग्वेज वाले लोग हमारे स्टेट में रहे। इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखोगे तो ये डिमांड क्या हुई, न्यू स्टेट की डिमांड्स तो उठ रही थी, वो भी लैंग्वेज के बिहाफ पर ही होने लगी। पर एक बात थी कि पहले लिमिटेड एरिया में थी, अब ये धीरे धीरे डिफरेंट मतलब अलग अलग जगहों पर ये बात उठने लग गई देश में, कि मतलब हर जगह आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा इशू दिखेगा जो हर कोई यही कह रहा था भाई हमें भी नया स्टेट दे दो, हमें भी नया स्टेट दे दो, ठीक है। इवन प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश एरा में भी आपने देखा कि ये भी हमने मतलब इस चीज को भी हम जानते हैं ना, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि लैंग्वेज के बिहाफ पर जब इनसिक्योरिटी होती है तो क्या होता है कि हर
लैंग्वेज चाहती है कि भाई उसको थोड़ा सा क्या मिले, पहचान मिल जाए, है ना, उसकी आइडेंटिटी मिल जाए, वो प्रिजर्व कर सके अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को। सो इस चीज की डिमांड पहले से ही उठ रही थी, ठीक है। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक वर इन फेवर ऑफ क्रिएटिंग स्मॉल स्टेट, देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एनी बेसेंट अपोज्ड इट। देखो ये फ्रीडम से पहले की बात है, इंडिपेंडेंस से पहले की। आपके दो बहुत मोस्ट पॉपुलर लीडर है महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के, तो फिर भी कहते थे कि चलो ठीक है, छोटे छोटे आप स्टेट बना दो लैंग्वेज के बिहाफ पर जो आपकी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एनी बेसेंट, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, उन्होंने इस चीज का विरोध किया, ठीक है। लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ये आप देखोगे ना तो इस चीज का रिकमेंडेशन और कहां से हुआ, मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड या फिर चैम्सफोर्ड बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। सो इन्होंने भी रिकमेंड किया था 1918 में कि हाँ भाई इसके ऊपर भी कर लेना चाहिए, ठीक है। और यही मैटर वापस से रिकंसिडर हुआ, वापस से इसमें बातचीत हुई नागपुर सेशन में, जो कि कहाँ हुआ था, मतलब 1920 में कांग्रेस का था, नागपुर में हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑफिशियली एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। देखो कांग्रेस की जो कमेटी थी ना, उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ली थी कि जो आप रीऑर्गेनाइजेशन करा रहे हो ना स्टेट का, कि नए नए स्टेट जो बना रहे हो आप, या फिर पुनर्गठन हो रहा है, तो वो लैंग्वेज के बिहाफ पर कर लेंगे। 1921 में क्या हुआ, कांग्रेस रीऑर्गेनाइज्ड इट्स रीजनल ब्रांच अलोंग लिंग्विस्टिक लाइन एंड रिपीटेडली retired that it was committed to the redetermination of territorial boundary on linguistic ground। वो ये कह रहे हैं क्या कि 1921 में कांग्रेस ने भाषा के आधार पर जितनी भी उन्होंने बात करी ना कि हाँ भाई वो इसको क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करा देंगे, या फिर हाँ चलो ठीक है बनाने देंगे। सो बार बार यही बात को रिपीट किया जा रहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस काम को करेंगे, क्योंकि आपने बात बोली है, ठीक है। कांग्रेस की जो लीडरशिप है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो जैसे रिटायर्ड दिस प्रपोजल बिफोर द साइमन कमीशन, कांग्रेस ने ही इसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने ही फिर इस चीज को रिटायर्ड भी कर दिया, इस प्रपोजल को, उनको लगा शायद ये सही नहीं है। साइमन कमीशन आया आपका 1927 में, ठीक है, और जिसका इंडिया ने बहुत बुरी तरह अपोज किया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, ठीक है। रीजन क्या है, इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, ठीक है। सो ये वाली चीज थोड़ा सा हमें पता हो। और इसी टाइम पे उन्होंने सजेस्ट किया कि आपके ये स्टेट्स को लैंग्वेज के बिहाफ पर बना देना चाहिए, ठीक है। सो ये कौन कौन से थे, उत्कल, आंध्र, सिंध, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका जो, ये सारे थे जिनकी बात की गई कि भैया ये आप किसके बिहाफ पे बना दो, लैंग्वेज के बिहाफ पर, ओके। अब ये वाली चीज देखो बैकग्राउंड पहले से तैयार चल रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि ये डिमांड जो है और बढ़ने लग गई आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। कांग्रेस ने क्या किया, एक कमेटी बनाई कांग्रेस के लीडर्स ने, ठीक है, जिसमें 3 आपके बेसिकली मेंबर थे। कब बनाई, दिसंबर 1948 में, ठीक है। जिसमें कौन कौन से 3 आपके मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, और पार्टी के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। ये आप फोटो में देख सकते हो, JVP कमेटी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि JVP कमेटी कौन सी है या किससे रिलेटेड है। सो हमें बताओ लैंग्वेज से रिलेटेड है, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है भाषा के आधार पर, ठीक है। सो हिंदी वाले स्टूडेंट ऐसे लिख लेंगे, और ये लीडर्स के नाम हमें जरूर से पता हो। नेक्स्ट है, कमिटी ने डिसएग्री किया विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंग्वेज बेस्ड स्टेट। उन्होंने कहा कि केवल आप ये नहीं कह सकते कि नई भाषा के आधार पर ये स्टेट बनाने हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो इशू है ना लैंग्वेज के बिहाफ पर आप रिस्ट्रक्चर कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, वो कह रहे हो कि आप इसको उठा सकते हो। संविधान सभा में भी मतलब मुद्दा उठाया जा रहा था, तो उन्होंने भी इसको सजेस्ट किया, पर आप ये नहीं कर सकते हर बार एक नई लैंग्वेज आपको मिलेगी कि अच्छा ये भी कोई नई लैंग्वेज है। मतलब कुछ ना कुछ आप फाइंड आउट करोगे तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी है यहाँ पे, तो ऐसा थोड़ी है हर लैंग्वेज के लिए आप स्टेट बनाने लग जाओगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट शुड अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। गवर्नमेंट ने चेयरमैन को अपॉइंट किया था 17 जून 1948 को, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इन्होंने भी एक आपका कमीशन था लिंग्विस्टिक स्टेट कमीशन, ठीक है, उसकी चेयरमैनशिप की। और एक चीज और है, इनके साथ आप देखोगे और कौन थे, जस्टिस SK धार इंटरेस्टेड इट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग द इशू ऑफ लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने भी मिलकर मतलब क्या किया, आपने अपने सजेशंस दिए और इसके ऊपर अच्छे से गहन अध्ययन हुआ, डीप अध्ययन हुआ, ठीक है। बट द रेड कमीशन इन इट्स रिपोर्ट ऑल्सो रिकमेंडेशन अगेंस्ट लिंग्विस्टिक रिस्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। मतलब वो ये कह रहे हैं दर आयोग ने, मतलब ये जो रेड कमीशन है इसने क्या किया अपनी रिपोर्ट में, मतलब अपोज में, मतलब उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी ना वो अगेंस्ट में थी, वो सपोर्ट में नहीं थी उतना ज्यादा। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कमीशन की वो क्या थी, टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन द नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रपोज प्रोविंसेस ऑफ आंध्र, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र। मतलब वो ये देखना चाहते थे कि आयोग की मेन जिम्मेदारी है आंध्र, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र के जो भी आपके प्रांत है, जो भी आपके प्रोविंसेस हैं, कि हाँ भाई वाकई में वहां गठन की जरूरत है, रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, तो पहले आप एक बार देख तो लो,
मतलब रिसर्च तो कर लो अच्छे से, ठीक है। सो इसके बारे में पूरा इनको रिपोर्ट करना था, ठीक है। और ये वाली बात भी थी कि ये रिपोर्ट करना इसलिए भी जरूरी था ताकि पता चल सके कि हाँ भाई उनका फाइनेंशियल एक्सेस क्या होगा, इकोनॉमिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं अगर मतलब इंडिया के क्षेत्र में उनका मतलब ऐसे वो हो जाए, अलग से आप उनको क्या कर दो, पहचान दे दो, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन बाय द कमीशन वॉज नॉट मेयरली द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1948। देखो ये तो पूरी डिटेल चली, समझ में आ गया, इन्होंने अपोज कर दिया कि भाई हमें तो नहीं लगता कि आपको मतलब इसके आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाना चाहिए, ठीक है। और ये कमेटी ने ये कमीशन ने रिपोर्ट कब सबमिट करी आपकी, दिसंबर 1948 में, ठीक है। वो कह रहे हैं इट्स नॉट ओनली रिकमेंडेशन रीऑर्गेनाइजेशन इन दैट सिचुएशन बट ऑल्सो रिजेक्टेड द डिमांड फॉर, मतलब वो कह रहे हैं ऐसा नहीं उन्होंने मतलब रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई नई सिचुएशन बता दी हो या फिर कोई नए तरीके बता दिए हो कि आप इसको इस तरीके से रिकमेंड कर सकते हो, नहीं, उन्होंने तो डिमांड ही रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा लैंग्वेज के आधार पर आप राज्यों को बनाने के बाद कर ही कैसे सकते हो, तो उस डिमांड को खारिज कर दिया गया। कमीशन ने सजेस्ट किया दैट द स्टेट बी कॉन्स्टिट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। कमीशन ने क्या बात कही कि आप एक काम करो ना, आप लैंग्वेज के आधार पे कह रहे हो, ऐसे तो सारी लैंग्वेज आ जाएंगी कल को, भैया हमारे लिए भी स्टेट बना दो, हमारे लिए भी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, और एक और बात है, अभी तुमने देखा ना 2011 के मतलब सेंसस के हिसाब से अगर अपन देखें तो 600 लैंग्वेज उस टाइम पे मतलब थी ऑफिशियल रिकॉर्ड में। एक बात बताना, 600 लैंग्वेज 600 स्टेट बन जाएंगे क्या, नहीं है ना पॉसिबल। तो यही वाली बात है, ठीक है। तो कमीशन ने सजेस्ट किया कि आप इससे अच्छा तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देख लो ना, कि प्रशासन अपनी सुविधा के अनुसार अगर उसको जरूरत महसूस हो रही है कि हाँ भाई बहुत बड़ा राज्य है, नहीं संभल पा रही, नई चीजें हो पा रही, तो आप उसको 2 पार्ट में कर लो, मतलब आप ऐसी चीजों के ऊपर तो कर सकते हो, ठीक है। एक बात और है, धार कमीशन, वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। उन्होंने स्ट्रांगली कहा एवरीथिंग दैट स्ट्रेंथन नेशनलिज्म शुड बी परस्यूड, मतलब उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाली हर चीज को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और जो भी हिंडर बने उसके बीच में आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज के बिहाफ पर अगर स्टेट को करने की बात करो, कई बार सेपरेशन की डिमांड भी उठने लग जाती है फिर, तो ऐसे में क्या है, ये तो आपके नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं रोक रहा है ना, हर्डल बन रहा है ना, उसके बीच में हिंडर क्रिएट कर रहा है। सो ये कह रहे हैं जो भी चीजें बाधा डालती हैं आप उसे स्वीकार मत करो, जो चीज आपको आगे बढ़ने में हेल्प करी है आप उसको स्वीकार करो, ठीक है। वो कहते हैं जो अदर एलिमेंट है आप उनको सपोर्ट करो ना, उनको देखो ना, आप लैंग्वेज के पीछे पड़ गए कि हम तो भाई भाषा के आधार पर ही राज्यों को बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हिस्ट्री देख लो, ज्योग्राफी देख लो, इकोनॉमी देख लो, कल्चर देख लो किसी भी स्टेट का, उसके हिसाब से आप ये सारे काम कर लो। सो कमीशन ने भी अपना क्राइटेरिया बताया, उन्होंने बताया विच लिंग्विस्टिक रीजन कैन बी टेस्टेड बिफोर इट बिकम अ प्रोविंस विच वर एज फॉलो, मतलब उन्होंने कुछ कुछ अपने मानदंड दिए। उन्होंने बताया कि हाँ भाई अगर आप भाषाई क्षेत्र बना रहे हो या कोई प्रांत बना रहे हो सो उसका पहले टेस्ट कर लेना चाहिए वाकई में जरूरत है कि नहीं है। और उसमें कुछ कुछ चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी, आप जो देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी देखो कि हाँ भाई किस तरीके से काम करेगी, क्या होगा, ज्योग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी देखो कि भौगोलिक निकटता कैसी है वहां की, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस कि हाँ भाई फाइनेंशियली चीजें मैनेज हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, अगर आप सेपरेट करते हो तो हाँ भाई कोई ग्रोथ हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी उस स्टेट में, ठीक है। सो देयर शुड बी नो एग्रीमेंट विद इन बॉर्डर और फॉर्मेशन ऑफ पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज दैट इज द मेजोरिटी शुड नॉट इम्पोज ऑन द माइनॉरिटी। वो ये कह रहे हैं एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के गठन पर सीमाओं के भीतर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं ये एक एरिया है जहां पर एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ अल्पसंख्यक भी होंगे जो अलग लैंग्वेज बोलते होंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अपनी लैंग्वेज इनके ऊपर थोपेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है आपका, शॉर्टली अगर आप देखोगे जो धार कमीशन है ना उसकी रिपोर्ट आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी आपकी, ठीक है, जो कि जिसका सेशन कहाँ हुआ था, जयपुर में, जो कि कब हुई थी, दिसंबर 1948 में। उन्होंने भी कंसीडर किया था क्वेश्चन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, रिव्यू द स्टेटस ऑफ धार कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। मतलब उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई जो धार कमीशन की रिपोर्ट की स्थिति है उसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति का और गठन करो, कि हाँ मतलब और कमेटी बना लो और अच्छे से डिटेल में आप क्या करो, स्टडी करा लो, ठीक है। अब ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी, कब आ रही थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट तमाशा कर रहे थे। कोई तो ये भी कह रहा था कि हमें इंटीग्रेशन भी नहीं चाहिए, आपने पार्ट 1 में पढ़ाई, ठीक है, वो 3 आपने केस स्टडी पढ़ी। कमिटी को ना वही जेवीपी कमिटी भी कहा जाता है, ठीक है। सो इनका सबसे पहला वही था कि ये पहली कमिटी थी जिसने क्या किया था, वार्न किया था कि भाई लिंग्विस्टिक बिहाफ पर करना ना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। जैसे कांग्रेस ने ना अपना कंसेंट दिया कॉमन प्रिंसिपल पर कि हाँ चलो ठीक है अगर जरूरत पड़ रही है तो आप कुछ कुछ कॉमन जो चीजें हैं, आम सहमति दी उन्होंने कुछ कुछ चीजों को लेकर, देन द प्रोपोनेंट ऑफ दैट थ्योरी
वर अनअवेयर ऑफ द इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। एक बात और है कि जो प्रोपोनेंट थे ना इस थ्योरी को देने वाले भाई, वो बिल्कुल अनअवेयर थे, उनको थोड़ी पता था, वो बिल्कुल अनजान थे कि भाई इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, क्या परिणाम निकल के आएंगे, ठीक है, वो तो नहीं पता था। तो इस वाली बात हुई। इसके अलावा फर्स्ट कंसिडरेशन शुड बी इंडिया सिक्योरिटी। उन्होंने कहा भाई सबसे पहले तो ना आपको सब छोड़कर, वो जैसे वो नेशनलिज्म वाली बात थी ना, सेम ऐसी कि आपको अपनी इंडिया की सिक्योरिटी देखनी है, भारत की सुरक्षा देखनी है, एकता देखनी है, यूनिटी, इकोनॉमिक कंटेंट देखना है, आर्थिक सामग्री है ना, इवन एवरी सेपरेटिस्ट एंड डिसरप्टिव पार्टी शुड बी कंप्लीटली डिस्करेज। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी पार्टी हो जो अलगाववाद की बात करती हो, सेपरेट होने की बात करती हो, डिसरप्ट होने की बात करती हो, भाई उसको आप बिल्कुल डिस्करेज कर दो, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सिक्योरिटी, यूनिटी और इकोनॉमिक कंटेंट के लिए ही सोचोगे। लैंग्वेज खाली एक आधार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी फोर्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हो। कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट डीप थॉट और क्रिएटिंग सच सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्लेसमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। वो कह रहे हैं कि जो ये कांग्रेस का ट्रेडिशनल नीति थी ना कि हाँ चलो ठीक है हम लैंग्वेज के आधार पर देख लेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी देख लेंगे थोड़ा सा मतलब कोई सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्लेसमेंट या कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति ना हो, है ना। क्योंकि एक बात और है कि अगर आप कोई स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्लेसमेंट, कॉन्फ्लिक्ट वाली परिस्थिति पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे में क्या होगा, पॉलिटिकल और सोशल दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों चीजों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा आपके देश में, ठीक है। इनकी स्थिरता जो है, जो बैलेंस या स्टेबिलिटी चल रही है, वो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कमिटी ने सजेस्ट किया कि जो प्रोसेस है जो आप इनिशिएट कर रहे हो ना, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश, द सजेशन ऑफ कमिटी वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एट द मीटिंग ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी इन 1949। देखो समिति ने सुझाव तो दिया ही था, ठीक है, कि आंध्र प्रदेश के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, ठीक है, और ये सुझाव कब मिला आपको, अप्रैल 1949 में। 1951 में क्या हुआ, ये बात डिक्लेयर की गई दैट द डिसीजन टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट शुड अल्टीमेटली बी गिवन इंपॉर्टेंस टू द विल opinion of the people concerned, that is was necessary to take into account other factor such as economic, administrative, financial factor as well as linguistic factor। देखो 1951 में घोषणा करी, ठीक है, क्या कि अगर आपको रीऑर्गेनाइज करना है, आपको स्टेट बनाना भी है, राज्यों का पुनर्गठन करना भी है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ना आप लोगों की इच्छा भी तो जान लो, लोगों की तो बात भी जान लो कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है, ठीक है, तो वो जानना जरूरी है। इसके अलावा और क्या क्या जरूरी है, लैंग्वेज तो तुम देख ही रहे हो, इसके अलावा और क्या, इकोनॉमिक कंडीशन देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन देख लो, जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं, ठीक है, फाइनेंशियल फैक्टर देख लो, जो वित्तीय कारक हैं, सो इनको भी आप मतलब ध्यान रखो। बट द धार कमीशन गेव सम सजेशन रिगार्डिंग द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। पर जो धार कमीशन था उसने कोई रिकमेंडेशन फिर दी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सजेशन वर मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टूवर्ड इम्प्लीमेंटिंग दैम एंड इन द सेम सीक्वेंस द स्टेट वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। मतलब वो ये कह रहे हैं धार कमीशन ने भी कुछ कुछ आपको रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने उसको फॉलो अप किया, जिसमें आपके जो स्टेट है वो 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो गए थे, ठीक है। इन कैटेगरी को बोला जाता है कैटेगरी ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब देखना इसमें क्या होगा, कैटेगरी ए, बी, सी और डी, एक बार ना इनको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। कैटेगरी ए में आपकी कौन कौन सी कैटेगरी मतलब शामिल है, इसमें वो कैटेगरी शामिल है जिसको गवर्न कौन कर रहे थे, आपके गवर्नर्स कर रहे थे, ठीक है, मतलब ब्रिटिश पीरियड में। देयर वाज आल्सो अ प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दीज स्टेट। इन स्टेट्स में क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों की बनाने की बात थी, ठीक है, मतलब प्रावधान था। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो बस आप इतना ध्यान रखो, कैटेगरी ए में असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल। ये आपके किसकी किसकी है, कैटेगरी ए की। बी में अगर आप देखोगे सो इसमें कौन से आ रहे हैं, इंपीरियल एंड प्रिंसली स्टेट आ रहे हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड के, ठीक है। सो यहाँ पर कौन आपके हेड होते थे, महाराजा, ठीक है, मतलब प्रिंसली स्टेट के बेसिकली वही हेड होते थे, तो इनको टाइटल था हेड्स ऑफ द स्टेट। सो इसमें कौन कौन आपके शामिल थे, कौन कौन से स्टेट, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, सेंट्रल इंडिया, मैसूर, ठीक है, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, ठीक है, या फिर सौराष्ट्र भी बोल देते हैं इसको, त्रावणकोर, कोचीन एंड विंध्य प्रदेश। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। कैटेगरी सी में कौन शामिल है, जिसमें आपको कौन रूल कर रहा है, मतलब जिन स्टेट्स पर चीफ कमिश्नर, ठीक है, और मेनली कौन कौन से स्टेट इसमें शामिल थे, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड बिहार, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना इसकी, बिहार। डी में
कौन शामिल है? अंडमान निकोबार, ठीक है, इसका मतलब ये जो द्वीप है इसका ग्रुप, ठीक है, एंड वॉज प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी ऑफ द स्टेट। अब देखो एक बात और है, अगर आपको ये ध्यान ना रहे कि कौन से स्टेट मतलब कौन सी कैटेगरी में कौन सा स्टेट लाई करता है तो कोई इशू वाली बात नहीं। आप सिर्फ वैसे तो बता सकते हो ना कि हाँ भाई 4 स्टेट थे, अगर एक आध का आपको याद रह जाए तो एग्जाम्पल डाल के आप मेंशन कर देना, अदरवाइज आप इसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को याद रह जाए तो वो इस चीज का प्रिविलेज उठा लेगा अपने आंसर की क्वालिटी को एनहांस करने में, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके एक लीडर है, अगर आपको नाम पता है, ये 12th में आपने पढ़ा था। आर्ट्स वाले स्टूडेंट ने इनके बारे में जरूर पढ़ा है, बाकी जो मेरे साइंस एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं इस फोटो को ध्यान से देखो, आगे जाके जस्ट अभी मैं आपको नाम रिवील करूंगी, ठीक है। अगर किसी को पता है सो वो वीडियो रोक के नाम कमेंट्स कर सकता है, ओके। एक चीज और है, कमेंट करने से ना आप लोगों को 2-3 चीजें होती हैं। एक तो मुझे पता लग जाता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं एक्टिव होके। दूसरी बात है कि आप जब ये चीजें लिख देते हो ना, भले ही आप देख के लिखो, गूगल करके लिखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज ना आपको याद रह जाती है, ठीक है। क्योंकि एक बार आपने देखा, उसको विजुलाइज किया, फिर आपने टाइप किया, सो वो चीज थोड़ी सी याद रहने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। सो आप लोग कर दिया करो बिल्कुल फ्री होके। अच्छा, डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन, देखो ये बात तो हमें पता चली गई थी कि इंडिपेंडेंस से पहले भी डिमांड चलती आ रही थी और बाद में भी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। सो आप देखोगे लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन की डिमांड चल रही थी स्पेशली साउथ इंडिया में, शुरुआत नीचे से हुई, ठीक है। और ये जो लीडर है, जस्ट मैंने आपको अभी फोटो दिखाई थी, इनका नाम है पोटी श्रीरामालू, ठीक है। ये मतलब वेल नोन फ्रीडम फाइटर भी थे उस टाइम पे। ये इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, कहने का मतलब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये बैठ गए, ठीक है। कब बैठे? 19 अक्टूबर 1952 को। अब आप देखना धीरे धीरे किस तरीके से चेंज आएगा, कैसे मतलब एकदम कहते हैं ना हवा का रुख बदलेगा। अब आप देखना जो मेन ट्विस्ट है कहानी में, ये फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने मतलब इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक किया, ठीक है। एक बात और थी, चाइना ने सपोर्ट किया इस चीज को, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो ऐसी कंट्री है ना जो इन सारी चीजों को सपोर्ट करेंगी कि हाँ भाई यहाँ पर ये मतलब रिऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो ज्यादा से ज्यादा, या फिर स्टेट मर्जी ना हो यहाँ पे, समझ रहे हो। सो वो सारी चीजें। अब देखो इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक था, हुआ क्या, इन्होंने बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल भी नहीं सोचा अपने बारे में। इन्होंने सोचा कि मैं मतलब बिल्कुल, एक होता नहीं है कि आप अपनी कंट्री के लिए अपने स्टेट के लिए बिल्कुल मर मिटने को तैयार हो, वो वाली सिचुएशन थी। तो ये हंगर स्ट्राइक पर थे और ही डाइड ऑन दिसंबर मतलब 16 दिसंबर 1952। अब आप ये लगा लो 19 अक्टूबर को बैठे थे, 16 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई, मतलब 56th डे पर, भूख हड़ताल पर ही थे, 56th डे पर डेथ हो गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो वहां के लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और ये उनके मेन लीडर थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए थे, उनकी डेथ हो गई, तो क्या लोग शांत रहेंगे? भाई इतना गंदा वाला ट्रिगर हुआ, वाइड स्प्रेड लेवल पर वायलेंस हुआ, मतलब बहुत बुरे तरीके से जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो व्यापक हिंसा हुई, कहाँ पर? तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ मद्रास प्रोविंसेस में, ठीक है, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है वहां पर, मद्रास प्रांत के। अब ये राइट्स कंटिन्यू बढ़ते गए, ठीक है। जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो बढ़ता गया, वायलेंस बढ़ा, लोगों ने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। और एक और चीज है, आप ये देखना कि ये कंटिन्यू 3 दिनों तक चला, बहुत मतलब तगड़े लेवल पर आंध्र प्रदेश में बहुत सारे लोग मारे गए इसमें, ठीक है। पुलिस ने भी फायरिंग वगैरह की। अब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली ये डिमांड, क्योंकि मतलब इतना ज्यादा वायलेंस हो गया, इतना मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां हो गई, लोग मारे जा रहे हैं। और बहुत मतलब एक रहता नहीं कि डर रहता है कि अगर अभी नहीं रोका या अभी नहीं सुना तो आगे जाके पता नहीं और कितना बड़ा ये रूप धारण कर लेगा। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसकी डिमांड को मान लिया गया। सो आपका पहला स्टेट था जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बना था लैंग्वेज के बिहाफ पर, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। फाइनली ऑन 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट की तरह बनाया गया, ठीक है। और ये पहला लैंग्वेज के बिहाफ पर बना हुआ स्टेट था, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आफ्टर ऑल दीज डेवलपमेंट्स, पब्लिक सेंटिमेंट इन सपोर्ट ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस इंक्रीज। एक बात बताओ, एक स्टेट बन गया, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश बन गया, ये जो आप देख रहे हो मैप में, ठीक है। तो आपको क्या लगता है और स्टेट एक्टिव नहीं होंगे? और स्टेट को भी तो अब क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा ना, कि ठीक है अगर ऐसा करने से हमारी मांगे पूरी होती है या फिर उन लोग की मांग पूरी है तो ठीक है, हम भी ऐसी करने को तैयार हैं। अब क्या हुआ कि लोग इस मूवमेंट से इंस्पायर्ड होने लगे और ये चीजें, ये एक्टिविटीज इंक्रीज होने लग गई बहुत ज्यादा, ठीक है। मूवमेंट बिकम मोर एक्टिव इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि कंट्री में जगह जगह डिमांड तो चल रही थी, अब ये मूवमेंट और ज्यादा एक्टिव होता गया, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ यार, ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर जगह हर ग्रुप की आप बात मान लोगे ऐसे ही ऑल ऑफ सडन, आपको इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया,
एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, किसकी चेयरमैनशिप में बना? फजल अली। कब बना? दिसंबर 1953 में। ये क्वेश्चन आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन किसकी चेयरमैनशिप में बना? सो हमें पता होना चाहिए फजल अली की चेयरमैनशिप में बना था, और कब बना था? 1953 में। ये क्वेश्चन तुम्हारे ग्रेजुएशन में वैसे नहीं आएगा, पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना उसमें आता है, तो इसलिए बताया, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की फिर रिपोर्ट दी गई, क्योंकि कोई भी कमीशन बनता है ना, ऐसा नहीं ओनली कमीशन बनाया और भूल गए ना, कमीशन बनेगा प्रॉपर, उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे, फिर बताएंगे कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज बेकार है, आप इसको फॉलो अप करो। तो गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो क्या क्या चीजें उसमें से फॉलो अप करती है। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस होता है। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आई अक्टूबर 1955 में, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो बन चुका था लैंग्वेज के बिहाफ पर, ठीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में मूवमेंट चल रहा था दबा के। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस चैलेंज को कहते हैं ना, मतलब इस चैलेंज को फेस करने के लिए कमीशन बना। कमीशन ने एक चीज नोटिस करी, क्या? कि व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। मतलब उन्होंने सोचा अगर हम लैंग्वेज वाली बात को ऐसे नॉर्मल हटा दे तो क्या बेस होना चाहिए जिसके बिहाफ पर आप नया स्टेट बनाओगे, रीऑर्गेनाइज करोगे एक स्टेट को, ठीक है। क्या फैक्ट्स को हमें देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मतलब देखी गई, इनके ऊपर गहन अध्ययन हुआ, डीप स्टडी हुई, ठीक है। अब क्या क्या रिकमेंडेशन आई, मेजर रिकमेंडेशन मैं आपको बता रही हूँ ना, कुछ कुछ रिकमेंडेशन आते हैं फिर। तो मुख्य सिफारिशें आई, तो वो कौन सी प्रमुख सिफारिश थी आपके राज्य पुनर्गठन आयोग की, वो एक बार देखो। देखो लिंग्विस्टिक बेसिस, वो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, बात बिल्कुल सही है, पर वो कह रहे हैं इसके अलावा क्या, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, ठीक है। इक्वालिटी, वो ये कह रहे हैं भाई आप ये भी देखो कि प्रशासनिक सुविधा कैसी है, समानता की दृष्टि से भी आप थोड़ा सा देखो, ठीक है। बट वो कह रहे हैं खाली यही ओनली फैक्टर्स नहीं होंगे इन एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद इकोनॉमिक फैक्टर। अब देखो नए नए फैक्टर जुड़ रहे हैं, ये जो आपकी फजल अली वाली जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कमीशन ने, सो वहां देखो वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूरी है, इकोनॉमिक फैक्टर भी जरूरी है, प्रॉपर अटेंशन शुड ऑल्सो बी पेड टू अदर एस्पेक्ट। वो कह रहे हैं इसके अलावा और भी जो बहुत सारे तुम्हारे पहलू हैं उनको भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। द रीजन शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द 4 मेजर लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि अगर आप मतलब देखोगे भी तो इस क्षेत्र को आप दक्षिण मतलब भारत की या फिर साउथ इंडिया की बेसिकली 4 भाषाओं के आधार पर पुनर्गठित कर सकते हो, मतलब रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो कौन कौन सी वो 4 भाषाएं हैं? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ठीक है। और जो आपकी बेसिकली जैसे और रहती है ना जो जिला या डिस्ट्रिक्ट या जो तालुका, जो उससे भी नीचे वाला लेवल होता है, ठीक है, वहां जो मेजोरिटी में जो भाषा बोली जाती होगी उसके आधार पर आप कर सकते हो, क्योंकि लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करो, मतलब ये कह रहे थे कि लैंग्वेज के आधार पर भी अगर आपको डिवीजन करना है तो कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज ही हैं जिनके आधार पर आप कर सकते हो। अब ऐसे और भी लैंग्वेज आ जाएंगी जहां बहुत कम कम लोग बोलते हैं, बहुत माइनॉरिटीज में बोलते हैं, आप उसको स्टेट बना दोगे तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसे उन्होंने नॉर्थ के लिए बताया क्या कि जो 4 स्टेट है बेसिकली आप उनको कह सकते हो, क्योंकि ये रिऑर्गेनाइज्ड ही मतलब हो सकते हैं लैंग्वेज के बिहाफ पे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरीके की बोलियां बोली जाती हैं, तो आप इनको भी, क्योंकि ये वास्ट स्टेट है, ठीक है, तो इनको आप सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि हिंदी प्रदेश इनका अलग कर दो और बाकी वाली अलग कर दो, ठीक है। चेंजेस शुड ऑल्सो बी मेड इन द ईस्टर्न स्टेट। वो कह रहे हैं कि जो ईस्टर्न स्टेट है वहां पर भी आपको चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। पर वही वाली बात है, डिड नॉट सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट सिख प्रोविंसेस, डिड नॉट अप्रूव द डिवीजन ऑफ मुंबई प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब ये वही वाली बात है, मुंबई जो प्रोविंसेस है आपकी उसको मौका ही नहीं मिला कि हाँ भाई लैंग्वेज के बिहाफ पर उसको डिवाइड किया जाए, अप्रूवल ही नहीं मिला, ठीक है। ऑल्दो द कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ डिसइंटीग्रेशन प्रोविंसेस बाय कंबाइनिंग द मराठी स्पीकिंग रिमोट डिस्ट्रिक्ट। वो ये कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, मतलब सेपरेट मत करो, पर जो मराठी भाषी दूर दराज के जिले हैं उनको मिलाकर एक प्रांत की तरह गठन कर दो। कमीशन अपोज करता है द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट ट्राइबल स्टेट इन असम एंड बिहार। मतलब कमीशन ने साफ साफ कह दिया कि जो आपके ट्राइबल एरिया है ना या ट्राइबल स्टेट है असम में, बिहार में, जो पर्टिकुलरली डिमांड कर रहे हैं सेपरेट होने की, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं ये डिमांड सही नहीं है। इसके अलावा रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन वाज इम्प्लीमेंटेड विद सम अमेंडमेंट, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो रिकमेंडेशन है इस कमीशन की, इसको इम्प्लीमेंट किया गया अलग अलग अमेंडमेंट्स के साथ, ठीक है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन नवंबर 1956। एक बात और है कमीशन की, देखो मैंने आपको बताया था ना, कमीशन बना, रिपोर्ट आई, रिकमेंडेशन दी, कुछ सिफारिशें दी, उन सिफारिशों को क्या किया, लागू भी किया गया है ना, कुछ संशोधन करे जरूरत के हिसाब से, कुछ कुछ चेंजेस किए, फिर लागू किया, ठीक है। एक बात और है, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था ना, तो कब हुआ था, 1956 नवंबर में हुआ था। उस टाइम पे 14 स्टेट
और 6 यूनियन टेरिटरीज जो आपकी बनाई गई थी, ठीक है। इस अधिनियम में या फिर इस प्रोविजन में कुछ कुछ एक्ट्स हैं जो फॉलो किए गए। तेलंगाना रीजन ऑफ द हैदराबाद प्रिंसली स्टेट वाज मर्ज्ड विद आंध्र प्रदेश। क्या? जो आपका हैदराबाद मतलब जो प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, उसके तेलंगाना क्षेत्र को मतलब जो तेलंगाना रीजन है उसको कहाँ मिला दिया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। केरला वॉज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द ओल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी मालाबार डिस्ट्रिक्ट विद द ट्रवनकोर कोचीन रीजन। मतलब केरल का गठन करोगे आप, मतलब केरला बनाओगे आप। केरला कैसे बनेगा? मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के भी जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उनके साथ मिलाकर आप, ठीक है, मतलब ट्रवनकोर को और इनको मिलाकर बनाओगे। सम कन्नड़ स्पीकिंग एरिया, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, कुर्ग, ठीक है, इन सबको मर्ज करके क्या बनाएगा? प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। तो कह सकते हैं मैसूर में सारे के सारे मिलाए हुए हैं। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया, जहां इंप्लीमेंट किया गया, मतलब इसको इंप्लीमेंट किया गया 1 नवंबर 1956 को। इसमें आपके जो 14 स्टेट बने थे जो मैंने अभी आपको बताया, और 6 यूनियन टेरिटरी। तो वो कौन कौन सी है मैप में भी देख सकते हो, एक बार मैं नाम पढ़ देती हूँ फटाफट से। आंध्र प्रदेश, असम, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये 14 स्टेट अलग हो गए। अब 6 यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार, ठीक है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और क्या है? लक्षद्वीप। ये बनाया गया, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। करंट जो डिमांड है ना, नए नए स्टेट बनाने की जो मौजूद मांग है वो कैसे है या फिर उसका क्या हिसाब है। सो आप देखोगे जो प्रोसेस है स्टेट फॉर्मिंग का लैंग्वेज के बिहाफ पर, है ना, ये एंड नहीं हुआ, ये चल ही रहा है धीरे धीरे। 1956 के बाद फिर से 15वां मतलब 15 न्यू स्टेट और बनाए गए, ठीक है। आप उनको और देखोगे कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ। जैसे गुजरात 1968 में। एक चीज और है, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे ना, सही बता रही हूँ, नेट के एग्जाम में ना हम लोगों के टाइम पे मतलब इस तरीके से लिटरली लिखा आया था, यहाँ स्टेट के नेम लिखे आए थे और यहाँ ईयर लिखे आए थे, ठीक है, और मैच करना था हमें। सो नेट का भी मतलब अच्छे लेवल का एग्जाम आता है, नेट जीआरएफ का। यूपीएससी के एग्जाम में भी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि कौन सा स्टेट कब बना था ये पूछा गया है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान करके, है ना, टीचिंग में भी पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो कल को तुम सीटेट देते हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हो, सो ये वहां भी पूछे जाते हैं, तो कॉमन क्वेश्चन है। सो प्लीज इनको ध्यान से देख लेना। गुजरात 1968, नागालैंड 63, हरियाणा 66, हिमाचल प्रदेश 71, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों एक साथ 1972, सिक्किम 75, मिजोरम 1986, अरुणाचल प्रदेश 1987, ठीक है, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ 2000, तेलंगाना 2014, ठीक है। और ये इस तरीके से आप देखोगे कि धीरे 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 करके क्या हुआ, ये डिमांड जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के मर्ज हुई अलग अलग तरीके से रेगुलर बेसिस पे और बिकम मोर इंटेंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ईच न्यू स्टेट। और भाई सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाती है, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है ना, कि एकदम से फिर नए नए स्टेट की बात होती है। तो कंक्लूजन अगर आप देखोगे तो अलॉन्ग विद द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इंडिपेंडेंस, नेशन बिल्डिंग वॉज अ मेजर चैलेंज। देखो आपने जैसे इंडिपेंडेंस अटेन की तो उस टाइम पे मतलब उससे पहली प्रॉब्लम्स हो रही थी ना बहुत सारी, कि आपको अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। चलो वो जैसे तैसे करके बड़ी मेहनत के साथ अपन ने वो तैयार किया, ठीक है। अब इसके अलावा नेशन बिल्डिंग के भी तो बहुत सारे मेजर चैलेंजेस थे ना इंडिया में। यूनिटी इंटीग्रिटी का भी बड़ा ध्यान रखना था क्योंकि डाइवर्सिफाइड कंट्री है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल था कि भाई साहब हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म नहीं होने देना, मतलब एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखना है, ठीक है। अडॉप्टिंग अ विजनरी पॉलिसी, द मर्जर ऑफ द इंडिजीनियस स्टेट वाज डन एफिशिएंटली। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो विजनरी पॉलिसी अपनाई, मतलब दूरदर्शी नीति को अपनाते हुए देखा कि जो भी इंडिजीनियस स्टेट्स हैं उनको आराम से मर्ज कर लिया गया, ठीक है। कुछ नए स्टेट्स भी बनाए, रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुआ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के आधार पर या फिर अलग अलग तरीके से जो डिमांड्स हुई। सो रीऑर्गेनाइजेशन जरूर हुआ, हमने देखा, पर हमने हमारा जो पर्पज था हमने इस चीज को हमेशा इंश्योर करके रखा कि चाहे जो हो जाए हम अपने यूनिटी और इंटीग्रिटी को दाव पे नहीं लगाएंगे, हम डाइवर्सिटी के साथ इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सो ये हुआ आपका कंप्लीट। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यूनिट 2 का पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो इसके नोट मेकिंग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक भी हैं और इजी भी हैं, ठीक है। सो अपना अच्छे से पढ़ते रहो। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। 5000 का टारगेट है, पहुंचा दो बढ़िया आराम से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, सारी अपडेट आपको वहीं देती हूँ क्योंकि मैं ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।